To all of you. Good afternoon. Good afternoon. तो चलिए आज हम लोग SN1 का डिस्कशन हो चुका था। अब आज हम लोग SN2 का डिस्कशन करेंगे, है ना। मैकेनिज्म का सेकेंड पार्ट था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने का। तो SN1 पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब इसके बाद SN2 को समझेंगे क्या है और कैसी स्ट्रक्चर में SN2 होता है, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर उसको रिलेट करेंगे या कंपेयर करेंगे SN1 से। तो आज हेडिंग डाल लें आप SN2 रिएक्शन। SN2 का मतलब आप सभी जानते हैं कि SN2 को क्या बोलते हैं हम। इट इज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका अगर पूरा डिटेल करेंगे तो 2 का मतलब है बाइमोलिकुलर और 1 का मतलब होता था यूनिमोलिकुलर। सो दिस इज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि हम लोग यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो यही होगा, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब देखिए ये बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या SN2 का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफिलिक, अगर एक लाइन में बात करूं तो उसका मतलब क्या देखिएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, nucleophilic substitution in which incoming group replaces living group। incoming group का मतलब क्या है बेटा? incoming group का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल, जो बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल है ना। in which incoming group replaces living group in one step। living group in one step मतलब आने वाला, बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को एक सिंगल स्टेप में अगर रिप्लेस कर देता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये SN2 रिएक्शन है। मतलब इट इज बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे कि अगर बाहर, अच्छा ये जो इनकमिंग ग्रुप मैंने यहाँ पे लिखा है, इनकमिंग ग्रुप को आप समझ रहे होंगे कि व्हाट इज मीन दिस इनकमिंग ग्रुप। इनकमिंग ग्रुप का मतलब कि बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल। इनकमिंग ग्रुप मींस न्यूक्लियोफाइल, जो बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसको आप लिविंग ग्रुप बोलते हैं, उस लिविंग ग्रुप को अगर वो एक ही स्टेप में रिप्लेस कर देता है तो उसको हम बोलते हैं SN2 या बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि याद करिए कि अगर ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन 2 स्टेप में हो जाए कम से कम, तो बेटा 2 स्टेप वाले को हम लोग क्या बोलते थे? याद करो, SN1। मतलब SN1 जो रिएक्शन मैकेनिज्म था वो 2 स्टेप का था, जबकि SN2 जो है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है या एक ही स्टेप में होने वाला प्रोसेस है। तो इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अब जैसे मैं इसको एक सिंपल तरीके से बताना चाहूं आपको कि सपोज यू आर हैविंग मैकेनिज्म की बात अगर मैं करूं उस तरह से कि आपके पास दिया गया है, सपोज करें कि एल्काइल हाइड है, से कि इट इज R से लगा हुआ एक कार्बन है, और यहाँ पे कोई हेलोजन यहाँ पे इस तरह से लगा है। हेलोजन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? लिविंग ग्रुप। हेलोजन यहाँ लगा है, यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे कुछ इस तरह से कोई ग्रुप लगा है, से इट इज डी फॉर ड्यूटीरियम, और यहाँ पे कुछ इस तरह से सपोज करें कि हाइड्रोजन लगा हुआ है। एक कायरल कार्बन इस तरह से आपके पास है, एल्काइल हैलाइड है, सबस्ट्रेट है। अब इसमें क्या हो कि न्यूक्लियोफाइल जो बाहर से आने वाला ग्रुप है, मैं बोलता हूं कि कोई न्यूक्लियोफाइल जो बाहर से आने वाला ग्रुप है, सो वो न्यूक्लियोफाइल NU माइनस में यहाँ पे ले रहा हूं, NU माइनस, ये क्या करे कि लिविंग ग्रुप के बैक साइड से इस कार्बन पे अटैक करे, और कार्बन पे अटैक करे, और ये जो X है, X इज अ लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट करके चला जाए, ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट करके यहां से निकल के चला जाए, एक ही स्टेप पे निकल के चला जाए, तो हम ये बोलेंगे कि SN2 रिएक्शन हो गई, बिना कार्बोकेटायन बने। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं कि आप देखिए कि हो क्या रहा है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से लिविंग ग्रुप के बैक साइड, लिविंग ग्रुप क्या है? X है, X इज लिविंग ग्रुप,
और जो बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल दैट इज 180 डिग्री फ्रॉम द लिविंग ग्रुप, बैक साइड से अटैक करे, तो सबसे पहले होगा क्या, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, बल्कि एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होगी। ट्रांजिशन स्टेट किस तरह से डेवलप होगी जरा देखिए। ट्रांजिशन स्टेट थोड़े समय के लिए बनेगी, तो वो ट्रांजिशन स्टेट किस तरीके की होगी कि R, ये आपका C हो गया कार्बन वही वाला, और यहाँ पे आपका H है, ये H है, और यहाँ पे आपका ये D है, ये D हो गया आपका, राइट, RHD। और आप देखिए कि न्यूक्लियोफाइल जो बैक साइड से आ रहा है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाना चालू कर दे। इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल, ये जो NU है, ये न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाना चालू कर दे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इसी कार्बन पे लगा हुआ जो हेलोजन है, लिविंग ग्रुप ये बॉन्ड तोड़ना चालू कर दे, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। सो एक ऐसी स्टेट बनेगी, इस स्टेट को बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट, जहां पे न्यूक्लियोफाइल कार्बन की तरफ बॉन्ड बना रहा है। मतलब आप देखेंगे न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन ये है, वो कार्बन की तरफ अटैक कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ये जो ब्रोकन है, ये बॉन्ड बनता हुआ फॉर्मेशन दिखा रहा है। जबकि कार्बन और हेलोजन बॉन्ड में देखेंगे हेलोजन इधर की तरफ निकल रहा, यानी हेलोजन का ये बॉन्ड टूट रहा, डिफॉर्मेशन हो रहा है, जबकि न्यूक्लियोफाइल एक नया बॉन्ड उससे बना रहा है। सो यहाँ पे देखने की जरूरत है, ये जो NU और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, ये फॉर्मेशन, F का मतलब फॉर्मेशन हो रहा, फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा। और कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड ब्रोकन है, वो डिफॉर्मेशन है, यानी बॉन्ड टूट रहा। तो बेसिकली एक इस तरह की स्टेट बनेगी, और इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दिस स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, जहां पे आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप के बैक साइड से 180 डिग्री अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा, और लिविंग ग्रुप बॉन्ड अपना तोड़ रहा है, स्टार्ट कर रहा है डिसोसिएट होना, जबकि न्यूक्लियोफाइल कार्बन से अपना बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर रहा है। और अल्टीमेटली एक कंडीशन ऐसी आएगी, यहाँ पे आप देखेंगे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बॉन्ड C और X के बीच का बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल सीधा सीधा वहां पे जुड़ जाएगा। और आप देखें, अब जो बनने वाला प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा R बन जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये R, ये कार्बन है, इस कार्बन से इधर कहीं पे आपका आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, राइट, और यहाँ कहीं पे आपका आ जाएगा, इस तरीके से आप देखेंगे कि इस तरफ इस साइड में आपका आ जाएगा, जैसे यहाँ पे H था तो इधर H हो जाएगा आपका इधर, और यहाँ कहीं पे आपका हो जाएगा D। बेटा ये जो प्रोडक्ट बना, अगर आप देखें तो जस्ट, अगर आप स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज भी देखें तो आप मुझे बता सकते हैं कि रिएक्टेंट ये था आपका, सबस्ट्रेट ये था, सबस्ट्रेट, और ये जो सबस्ट्रेट का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट है, मेजर जो रिएक्टेंट है। अच्छा, जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट जरा देखिए, ये प्रोडक्ट है, दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या कोई डिफरेंस आप देख पा रहे हैं क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री में? और साथ में ही आप देखें कि X माइनस यानी लिविंग ग्रुप बाहर निकल आएगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल आएगा। ये क्या है, आपका लिविंग ग्रुप है। और आप एक चीज अगर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं तो भी देखने का प्रयास करिए कि हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक है नहीं। लिविंग ग्रुप जिस साइड से गया है, न्यूक्लियोफाइल उस साइड में नहीं, जिसके ऑपोजिट साइड में है। तो इनफैक्ट ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे इन्वर्जन हो गया। मतलब अगर वो R कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा तो S हो गया ये प्रोडक्ट, अगर वो S रहा होगा तो ये R हो गया, यानी दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस विल बी इन्वर्टेड प्रोडक्ट। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी बदल गई। मतलब SN2 का जो प्रोडक्ट होगा, वो अगर काइरल कार्बन के अराउंड आप देखेंगे उसको, तो वहां पे आपको इन्वर्जन दिखाई देगा, यानी रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर R रही होगी तो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री S हो जाएगी, और अगर रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री S रही होगी तो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री R हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे इन्वर्जन होता है। इनफैक्ट SN2 रिएक्शन में अगर आप देखें तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, this is here inversion is observed, here inversion is observed। इन्वर्जन का मतलब कि प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री का बदल जाना, प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री का रिवर्स हो जाना, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो जबकि SN1 में क्या होता था कि SN1 में जो प्रोडक्ट बनता था बेटा, वो रेसमाइजेशन होता था, यानी कि आप देखें कि दोनों प्रोडक्ट बनते थे,
एक R भी बनता था, एक S भी बनता था। वहां पे मिक्सर बनता था रिटेंडेड प्रोडक्ट और इन्वर्टेड प्रोडक्ट का। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट ही बनेगा। मतलब जनरली 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट R था तो S ही बनेगा ये, और S था तो R बनेगा। सो बेसिकली ये जो मैकेनिज्म है, इसको आप बोल सकते हैं दिस इज मैकेनिस्टिक अप्रोच। एक तरह से SN2 की मैकेनिज्म आपके सामने है कि न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप। मतलब न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। न्यूक्लियोफाइल will attack from back side of living group। लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है हमेशा। ध्यान दीजिए, मतलब जिस साइड में लिविंग ग्रुप है उस साइड अटैक नहीं करता, बल्कि घूम के जहां पे लिविंग ग्रुप की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, यानी रिपल्सन सबसे कम होगा, उस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चालू कर देता है। और यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बनता, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसा हम यहाँ पे बोले कि कोई अपने पास एल्काइल हैलाइड है, सपोज करो एल्काइल हैलाइड अपने पास कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से दिया R और ये X दिया है, तो ये कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, कार्बोकेटाइन बनने का वेट नहीं करता। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इस R पे इधर से अटैक करना चालू कर देता है और ये यहां से डिपार्ट होना चालू हो जाता है। यानी लिविंग ग्रुप अलग होना चालू होता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चालू करता है। सो आप देखिए हुआ क्या कि R से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और X अलग हो रहा है, तो कौन सी स्टेट बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट। कैसी ट्रांजिशन स्टेट? R से देखिए कि X जो है हेलोजन अलग हो रहा है, और आप देखिए यहां से ये बॉन्ड बन रहा है R से, ये न्यूक्लियोफाइल ये जुड़ रहा है, और पार्शियल नेगेटिव इसके पास भी और जाने वाले के पास भी पार्शियल नेगेटिव। इस स्टेट को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, कोई इंटरमीडिएट नहीं बोलेंगे इसको हम। तो आप देखिए कि न्यूक्लियोफाइल एकदम X के बैक साइड से 180 डिग्री फ्रॉम द 180 डिग्री फ्रॉम X से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। और अल्टीमेटली देखिए कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाए R के पास और X अलग हो जाए तो क्या बन जाएगा? देखिए प्रोडक्ट बन जाएगा आपका NU, और इधर R, और वो X अलग हो जाएगा, X माइनस अलग हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से भी देखिए कि RX की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए कि X इधर था, और यहाँ RNU में देखिए NU X के अपोजिट साइड में लग गया। सो यू कैन से दिस इज इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन, मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन ही बदल गया। प्लीज इस बात को नोट करें। मतलब एक तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक तरह से टूटेगा, ये हाँ, ट्रांजिशन स्टेट होता साइमल्टेनियस है। बॉन्ड का ब्रेकिंग और साइमल्टेनियस बॉन्ड का फॉर्मेशन जहां पे होता है उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये R और X के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, और न्यूक्लियोफाइल और R के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और दोनों एक साथ जहां पे होगा उसी स्टेट को बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। और अल्टीमेटली ये X निकल जाएगा और बॉन्ड NU जुड़ जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये मैकेनिज्म होता है SN2 का। इसको आप समझ पा रहे हैं? यस सर। ओके, एक दूसरे तरीके से भी इसको बेटा कई बार अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज अम्ब्रेला इन्वर्जन। दिस इज आल्सो known as umbrella inversion। umbrella inversion क्यों? जरा देखो बेटा, अगर मैं इसको जो आपके सामने जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट को मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूं, जरा आप समझ लीजिएगा, फिर कॉपी करेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। सपोज करो कि आपके पास एक अम्ब्रेला है, ये देखो अम्ब्रेला का फील आ रहा है क्या? दिस इज एन अम्ब्रेला, दिखाई दे रहा?
अम्ब्रेला है क्या? इस अम्ब्रेला को बोल दिया हमने सबस्ट्रेट, छतरी, छाता या छतरी, जो भी आप बोलेंगे इसको, यू कैन से दिस इज छतरी, राइट? छतरी को क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला बोलते हैं ना। अब आप देखिएगा इस छतरी में ये जो पार्ट है आर है, और ये जो डंडी है ये वाली, ये एक्स है, यानी लिविंग ग्रुप है। अब जरा देखो इसमें होता क्या है, इसमें एक बैक साइड से एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करना चालू करता है। बैक साइड ये क्या है? ये जो येलो से है ये बेटा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है जो, और ये वाली जो डंडी है रेड वाली, ये क्या है? इनफैक्ट लिविंग ग्रुप। अब ये न्यूक्लियोफाइल ये बेटा अगर इसके ऊपर अटैक करना चालू करेगा तो जरा आप बताइए कि क्या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट ये बनेगी कि पहले मैं एग्जैक्टली वैसा बना लूं। आप देखिए शानदार सी ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी बनेगी। ये आपकी छतरी है, ये बॉन्ड ये वाला, ये लिविंग ग्रुप देखो अलग हो रहा। ये जो छतरी वाला बॉन्ड है ये अगर देखेंगे तो ये बॉन्ड आपका अलग होगा, निकलता हुआ दिखाई देगा। ये बॉन्ड आप देखें कि ये निकलता हुआ ब्रोकन है, और एक नया जो न्यूक्लियोफाइल है वो बॉन्ड देखिए कि जुड़ता हुआ दिखाई देगा। इधर से ये देखें आप न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ये देखें न्यूक्लियोफाइल, ये देखें आप न्यूक्लियोफाइल अटैक किया बैक साइड से, और वो जो लिविंग ग्रुप है वो अलग हो रहा है, यानी बॉन्ड का डिफॉर्मेशन है ये, और बॉन्ड का फॉर्मेशन है। इस स्टेट को क्या बोलेंगे बेटा? जरा बोलो ये स्टेट क्या बोली जाएगी? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। और अल्टीमेटली अगर ये डंडी यानी कि जो लिविंग ग्रुप है कंप्लीटली निकल जाए, ये लिविंग ग्रुप कंप्लीटली निकल जाए, और ये जुड़ने वाला ग्रुप कंप्लीटली जुड़ जाए, तो देखिए क्या बनेगा। प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बनेगा कि ये जो छतरी है ये कुछ ऐसी है, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, और ये जो लिविंग ग्रुप है ये अलग हो गया, निकल के लिविंग ग्रुप अलग हो गया, ये लिविंग ग्रुप है। और आप देखिए कि जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल आप देखेंगे कि एग्जैक्टली कुछ ऐसा जाके जुड़ गया। अब ये क्या हो गया? ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? लिविंग ग्रुप हो गया। अब बताओ बेटा, जब आपका रिएक्टेंट कैसी छतरी थी? सीधी छतरी थी या उल्टी छतरी थी? ये रिएक्टेंट है, कैसी छतरी है? सीधी या उल्टी? सीधी। अब जब जो प्रोडक्ट बनाओ कैसी, सीधी छतरी या उल्टी? रिवर्स हो गया ना। उल्टी। छतरी उड़ जाती है, रिवर्स हो जाती है, अब देखो उल्टी छतरी हो गई, यानी छतरी का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। यानी इसीलिए बोलते हैं कि अगर ये आर रहा होगा तो एस हो गया, ये अगर वो एस रहा होगा तो आर हो गया। यानी दिस इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अम्ब्रेला इन्वर्जन। मैंने ऊपर भी लिखा है, दिस इज आल्सो नोन एज अम्ब्रेला इन्वर्जन, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म ठीक अम्ब्रेला इन्वर्जन की तरह है। सो दिस इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट, inverted product, and hence known as umbrella inversion mechanism. Umbrella inversion mechanism. कॉपी करें इस बात को। कॉपी कर लिया आपने? यस सर। ओके, अब इस बात को मैं अगर समझाऊं, एनर्जेटिक के डायग्राम से समझाऊं, अगर इसको डायग्राम बना के भी मैं इसको आपको समझा सकता हूं। डायग्रामेटिकली देखिए किस तरह से अपन दिखाएंगे इसको। सपोज करें कि इधर इस एक्सिस पे डायग्राम में देखिए क्या कहता है ये। डायग्राम में जो इधर आपने ले लिया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और वाई एक्सिस में आपने ले लिया एनर्जी या फ्री एनर्जी, वॉट एवर यू कॉल्ड एनर्जी, एनर्जी इधर ले लिया आपने। तो जो SN2 मैकेनिज्म है, उस SN2 जो मैकेनिज्म का जो ग्राफ बनना है, बहुत ही प्यारा सा ग्राफ बनेगा, सिंगल स्टेप का ग्राफ बनेगा।
ये कुछ इस तरह से ग्राफ SN2 मैकेनिज्म का ग्राफ बेटा कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ SN2। अब जरा देखिए यहाँ ये जो लेवल है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है। दिस इज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्काइल लाइड है CX है, और उसमें भी जो भी बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये है, एक ये वैलेंसी है, एक ये है, एल्काइल लाइड यानी सबस्ट्रेट ये पड़ा हुआ है, और यहीं पे न्यूक्लियोफाइल Nu- पड़ा हुआ है, राइट, ये सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफाइल पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है मतलब ये अल्टीमेटली रिएक्टेंट R यानी रिएक्टेंट को बता रहा, और ये जो पॉइंट है आप देखें ये किसका पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट। ये जो एनर्जी लेवल है लास्ट में जो ग्राफ का दिखा रहा है, ये एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट है तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में बन जाएगा C, और इस साइड में लग जाएगा आपका Nu, इधर दिखाया है Nu, और बाकी उस तरफ आपका जो भी है उस तरफ वो आपका उस तरह से हो जाएगा कुछ इस तरह। ये आपका प्रोडक्ट है, और लिविंग ग्रुप आपका यहाँ पे X माइनस ये आ जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट है आपका, ये रिएक्टेंट है, और बीच में जो हाईएस्ट पिक है बेटा, हाईएस्ट पिक जो है इसको क्या बोलेंगे, ये जो हाईएस्ट पिक है ये क्या बता रहा है, ये पॉइंट क्या बता रहा है हाईएस्ट पिक वाला, यहाँ पे कौन सी स्टेट बनी होगी जरा बताइए, ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल Nu अटैक कर रहा है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, कार्बन से हैलोजन अलग हो रहा है ये, और बाकी जो वैलेंसीज हैं वो एज इट इज पड़ी हुई हैं, बाकी वैलेंसीज इस तरह से हैं, और पार्शियल नेगेटिव, यानी ये स्टेट बन रही, इस स्टेट का नाम क्या है आप जानते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। यानी आप देखिए कि SN2 का जो रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम है वो इस तरह से है कि रिएक्टेंट में सीधा ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट के बाद सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा, और सिंगल स्टेप है, एक ही पिक दिखाई दे रहा है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही, राइट। और यहाँ पे ये जो डिफरेंस है एनर्जी का बेटा, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, इसको क्या बोलेंगे हम, इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, से इट इज डेल्टा जी बोले तो डेल्टा जी क्या बता रहा है, डेल्टा जी बता रहा है कि द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट, डिफरेंस इन फ्री एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट, TS का मतलब ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा, नीचे भी एक डेल्टा जी दिखा रहा, प्रोडक्ट और इसकी एनर्जी में जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, से दिस इज डेल्टा जी डैश, इसको डेल्टा जी डैश बोले। डेल्टा जी डैश क्या है, डेल्टा जी डैश है डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दिस इज डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्लीज कॉपी करें इस ग्राफ को। सर हाँ बेटा बोले। सर एक बार ये रेड वाला समझा दीजिए अच्छे से। ये पूरा एनर्जी डिफरेंस या पूरा फिर से? नहीं सर, ये एनर्जी डिफरेंस वाला। हाँ बेटा, ये आप देख रहे होंगे कि जो ये यहाँ पे रिएक्टेंट है आपके सामने, ये देखिए जहां पे मैं चला रहा हूँ, ये रिएक्टेंट को बता रहा, रिएक्टेंट यानी न्यूक्लियोफाइल, और ये उसकी एनर्जी ये है, और फाइनली ये जो बना, ये जो पॉइंट है प्रोडक्ट को बता रहा, राइट। तो रिएक्टेंट की यहाँ पे जो वाई एक्सिस में ये पॉइंट है, क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये जो पॉइंट है, एनर्जी ऑफ क्या बोलेंगे आप इसको, प्रोडक्ट, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये पॉइंट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस पॉइंट में एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आएगा एनर्जी का, इतना जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है बताइए, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस है। अब बताओ यहाँ पे किसकी एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? रिएक्टेंट की। नहीं, एनर्जी किसकी कम है, एनर्जी एक्सिस में देखो, एनर्जी कम किसकी है अल्टीमेटली, प्रोडक्ट की। यानी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। इसका मतलब कि रिएक्टेंट से जब आप प्रोडक्ट की तरफ गए होगे तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, तब तो एनर्जी कम हुई ना। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, दिस रिएक्शन इज ऑफ एक्सोथर्मिक नेचर। मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाए, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता है। अच्छा, अगर ग्राफ कुछ ऐसा होता, अब बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा है,
प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट हो गया, ये की। रिएक्टेंट हो गया। अब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो अब इसका मतलब है कि आपको एनर्जी कुछ देनी पड़ी है, एनर्जी देनी पड़ी। इसका मतलब ये वाला ग्राफ किसको बता रहा है? एंडोथर्मिक को। और जबकि ये वाला ग्राफ कैसा है बेटा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, राइट। और अगर 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 कुछ ऐसा ग्राफ बन जाए, मतलब ग्राफ देखिए सिंगल स्टेप प्रोसेस में इस तरह ग्राफ होंगे। अगर ग्राफ इस तरह का है, या आपको ग्राफ मिलेगा इस तरह का ग्राफ है बेटा आपका, इस तरह का, या ग्राफ आपको इस तरह का है, इस तरह का ग्राफ है। अब बताइए एनर्जी के टर्म में तीनों को क्या बोलेंगे? पहले वाले को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। जबकि ऊपर वाला ग्राफ, ये सेकंड नंबर का ग्राफ क्या बता रहा है? एंडोथर्मिक। इसका मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब यहां एनर्जी देनी पड़ी होगी। अच्छा, इस ग्राफ में बताओ क्या है? तीसरे वाले ग्राफ में किसकी एनर्जी ज्यादा है या बराबर है? मतलब यहां पे जो डेल्टा एच है वो 0 है, मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो ग्राफ को एनर्जी वाइज इस तरह से देखना है। एनीवे, जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन बेटा इस तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक। मतलब वहां पे आप देखिए कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इन जनरल ऐसा होता है। अच्छा, ये जो डेल्टा जी देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल है ये यहाँ पे। और ये रिएक्टेंट का, तो ये जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस आपको ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी और रिएक्टेंट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस है। जबकि नीचे वाला जो डिफरेंस है, ये वाला, ये जो डिफरेंस है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस है ना? नोट कर लिया आपने? नो सर, कर रहे हैं अभी। और ग्राफ बता रहा है आपको सिंगल पिक है, एक ही कर्व है, एक ही पिक है। इसका मतलब सिंगल स्टेप बता रहा है। सर ये ग्राफ पूछता है पेपर में? पूछता नहीं, लेकिन ये कि भाई आपको जानना तो चाहिए। डिटेल पूछ भी सकता है ग्राफ के बारे में। ग्राफ देके पूछ सकता है कि SN1 मैकेनिज्म है कि SN2 मैकेनिज्म का ग्राफ है, ये ग्राफ किस मैकेनिज्म को बता रहा है ना? इस तरीके से नोट हो गया? यस सर। ओके। अब देखिए इस पूरी मैकेनिज्म में अगर आप देखें तो एक चीज बता के फिर मैं आपको आगे जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। जैसे ये कार्बन है और ये लीविंग ग्रुप है, से इट इज लिविंग ग्रुप, और ये इसकी वैलेंसीज है, मान लो कि ये वैलेंसीज है इसकी। अब न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है। तो ये बताओ कि न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा बैक साइड से, तो इस SN2 मैकेनिज्म को होने के लिए क्या यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा हो? ये जो वैलेंसीज है, ये वैलेंसीज अगर बल्की ग्रुप लगे हो तो क्या ये आसानी से पॉसिबल है, या लाइटर ग्रुप लगे हो तो ज्यादा फेवरेबल क्या होगा? मतलब एक कंडीशन में दे दूं कि यहाँ पे H लगा है, और दूसरी कंडीशन दे दूं कि भाई यहाँ पे एक तरफ आपका मिथाइल लगा है, दूसरी तरफ भी आपका ये मिथाइल लगा दिया हमने, और तीसरी तरफ भी हमने आपका ये मिथाइल लगा दिया, और यहाँ पे Lg लगा रखा है। अब न्यूक्लियोफाइल को मैं बैक साइड से यहां अटैक कराना चाहूं, इस वाले में बताओ कि कहां पे पॉसिबल है बैक साइड अटैक, किस वाले में पॉसिबल है? फर्स्ट केस या सेकंड केस? फर्स्ट केस में। यानी कि SN2 रिएक्शन के लिए जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम होना चाहिए, क्राउडिंग कम होनी चाहिए। क्राउडिंग अगर ज्यादा हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा बैक साइड से। तो आप SN2 का एक खास फीचर ये है कि यहाँ पे बहुत ही आसानी से पॉसिबल है, मतलब दिस अटैक इज पॉसिबल ड्यू टू लेस क्राउडिंग
अच्छा, ये वाला अटैक जो है नॉट पॉसिबल ड्यू टू वेरी मच क्राउडिंग। आप देखिए कि बैक साइड अटैक के लिए बड़े बड़े ग्रुप हैं, वो घेर लिए हैं, कार्बन तक पहुंचने ही नहीं देंगे न्यूक्लियोफाइल को, तो अटैक उतना प्रॉपर यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो पहली बात कि न्यूक्लियोफाइल यानी कि SN2 रिएक्शन के लिए बेस्ट ये है कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगा है वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, बल्कि ग्रुप नहीं लगे होने चाहिए, तो SN2 पॉसिबल है। और इसीलिए अगर मैं एल्काइल लाइट की डिग्री के हिसाब से बात करूं, तो डिग्री के हिसाब से बात करूं तो क्या बात कर सकता हूं मैं, मतलब SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। पहली बात तो ये डिपेंड करेगा बेटा बल्कीनेस पे, राइट। तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखें तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर एल्काइल हैलाइड का क्या हो जाएगा, जरा बताएं। सबसे बेस्ट क्या होगा, CH3X, इसके बाद 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और सबसे पुअर या इनफैक्ट वो देगा ही नहीं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN2 बेटा। जबकि SN1 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था, जरा बताओ। 3:1। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर था 3:1। वहां कार्बोकेटाइन जितना अच्छा बनता था, रेट उतना अच्छा होता था, लेकिन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, रेट उतना अच्छा हो जाएगा। तो बेसिक सी बात ये है यहाँ पे। और एक बात बताऊं मैं कि जिस कार्बन पे, अब आप देखिए दो चीज मैं बता रहा हूं आपको। एक तो पॉइंट ये आपका डिस्कस मैंने कर दिया रिएक्टिविटी से रिलेटेड, एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूं। मान लो कि ये कार्बन है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। एक दूसरा कार्बन है, यहाँ पे भी लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, बाकी वैलेंसीज की बात नहीं करता मैं। वैलेंसीज मान लो, ठीक है, वैलेंसीज को भी दिखा लो आप, कुछ भी है। वैलेंसीज मान लो कुछ इस तरह से है, ये वैलेंसीज हैं। अब इस वाले कार्बन पे, मतलब पहले वाले कार्बन पे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू, पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, इधर खींचेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लो ये है, और दूसरे वाले में पॉजिटिव चार्ज ये है। बेटा दोनों के पॉजिटिव चार्ज में क्या फर्क है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दोनों में क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको, ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम है। अब न्यूक्लियोफाइल किसको सिलेक्ट करेगा, कहां वो ज्यादा जाना प्रेफर करेगा, जहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या जहां कम है। मान लो यहां जाए, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो यहां जाए, तो यहां ऊपर जाने का रेट अगर R1 है, तो यहां जाने का रेट R2 है। बताओ R1 ज्यादा होगा या R2? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास बेटा क्या है, निगेटिव चार्ज है, और ये सामने वाले को पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज को ढूंढेगा, तो पॉजिटिव चार्ज जहां ज्यादा होगा वहां पे जाएगा ना। सो डेफिनेटली यू कैन कंक्लूड कि R1 इज ग्रेटर देन R2। मतलब जो SN2 रिएक्शन है वो दो बातों पे डिपेंड करती है, SN2 का रेट दो बातों पे डिपेंड करता है। सर देयरफॉर वी कैन से rate of SN2 reaction depends upon two factor। मेनली अगर बात करें रिएक्टिविटी की बात करें, पहला मतलब सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर की बेस पे बात कर रहा हूं मैं। पहला क्या है, लेस क्राउडिंग अराउंड द कार्बन हैविंग लिविंग ग्रुप। पहला पॉइंट ये कि जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा है उस पे क्राउडिंग कम होनी चाहिए। और दूसरा, मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन हैविंग लिविंग ग्रुप।
ये दो बातें नोट करें, फिर वन बाय वन में आता हूँ इस बात को समझाने। सर हाँ बेटा, सर ऊपर वाला एग्जांपल फिर से समझा दीजिए सर। वो ज्यादा पॉजिटिव क्यों होगा, मतलब ज्यादा? मान लो कि किसी के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव है, जैसे कि मैं इस बेटा यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। सपोज करें कि एलजी कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इधर खींच ले, ज्यादा खींच लेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव ज्यादा आ जाएगा, तो बगल वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव भी ज्यादा आ जाएगा। लेकिन मान लो ये वाला जो एलजी डैश है, ये उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो खींचता तो है लेकिन उतना ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींचता, रिलेटिवली कम अपनी तरफ खींचता है, तो इसका नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज थोड़ा छोटा होगा, तो बगल वाले के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये मतलब है ना सर? लेकिन पता कैसे चलेगा इसमें दोनों अब सेम? ये लिविंग ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के, लिविंग ग्रुप की माइनस आई पावर देख के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के, ओके है सर। ना, ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है। यस सर। और इनफैक्ट कोई भी वो फैक्टर, ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत सारे ग्रुप ऐसे भी हैं। मान लो यहाँ पे एक जगह मैं आपको बताता हूँ दूसरा एग्जांपल। जैसा आप देखो, मान लो कि सेम लिविंग ग्रुप है, इस कार्बन पे लिविंग ग्रुप सेम लगा है, सपोज करो कि लिविंग ग्रुप एलजी है यहाँ भी, और दूसरे वाले कार्बन पे भी लिविंग ग्रुप एलजी है। ठीक है। अब बाकी वैलेंसी यहाँ पे मान लो लगा है NO2, नाइट्रो ग्रुप लगा है, बाकी दो वैलेंसी कुछ भी हो सकती है, H और H है मान लो थोड़ी देर के लिए। अच्छा, दूसरे वाले केस में लगा दिया हमने CN, साइनो, और यहाँ पे आपका H है और यहाँ पे H है। अब बताओ बेटा, ये जो NO2 है, NO2 माइनस आई लगा के अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, NO2 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और यहाँ पे साइनो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो माइनस आई पावर किसकी ज्यादा है? NO2 की। NO2 की इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर माइनस आई वेरी स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग है, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई। तो माइनस आई से इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा बहुत ज्यादा, तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, जबकि साइनो भी खींचेगा लेकिन इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि साइनो की माइनस आई NO2 के बाद में आती है ना, लेस देन NO2। यहाँ जो माइनस आई पावर है लेस देन NO2 है। तो अब अगर एक ही न्यूक्लियोफाइल हो, कोई एक ही न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना हो, तो ज्यादा प्रेफर किसको करेगा, NO2 वाले कार्बन को कि साइनो वाले कार्बन को? NO2 को करेगा। ये R1 है, ये R2 है, तो डेफिनेटली R1 इज ग्रेटर देन R2। सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट GOC से पता चल जाएगा कि किस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और किस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम है। सो एनीवे, अब आते हैं हम लोग वन बाय वन पॉइंट्स लिखाते हैं और पॉइंट्स के साथ डिटेल भी करते चलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अब जैसा कि मैंने कहा, लिख ले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2। ये लिखते चले, काफी चीजें मैंने आपको क्लियर तरीके से समझा दी हैं। अब कुछ पॉइंट्स बाय पॉइंट लिखते चलेंगे। पहली बात ये है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है बेटा कि इट इज बाईमोलिकुलर। इट इज बाईमोलिकुलर रिएक्शन। बाईमोलिकुलर रिएक्शन, बाईमोलिकुलर रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? बाईमोलिकुलर रिएक्शन बोल रहे हैं कि एक ही स्टेप में होती है, और एक स्टेप में बताओ कितनी स्पेसीज इन्वॉल्व है। मैकेनिज्म देख के बताओ कि मैकेनिज्म में क्या, देखो न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों इन्वॉल्व हैं, इसलिए दो मॉलिक्यूल स्टेप RDS में इन्वॉल्व हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, इसलिए बाईमोलिकुलर हो जाएगा। जबकि SN1 में RDS में क्या होता था, सिर्फ सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता था। सो इट इज बाईमोलिकुलर क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफाइल भी और इनफैक्ट सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन दोनों इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल का भी अगर आप कंसंट्रेशन कम अधिक करोगे तो बेटा रेट के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो पहली बात की बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। दूसरी बात लिख सकते हैं कि इट इज सिंगल स्टेप प्रोसेस। इट इज वन स्टेप प्रोसेस, जो आपको भी बता भी दिया मैंने, वन स्टेप प्रोसेस होता है, बाईमोलिकुलर होता है, राइट। तीसरा पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इट इज
It is second order reaction because in the RDS यानी rate determining step, two species are involved. Two species are involved. RDS में दो स्पेसीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है ये। जबकि SN1 में RDS में केवल एक स्पेसीज इन्वॉल्व थी, इसलिए वो फर्स्ट ऑर्डर की स्पेसीज थी। फोर्थ पॉइंट इसी में लिख सकते हैं हम, पॉइंट वाइज अगर लिखना चाहें तो, कि काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, काइनेटिक्स जरा लिखें अगर इसकी हम लोग। काइनेटिक्स एक इस रिएक्शन की क्या है? काइनेटिक्स का मतलब रेट से है, यानी इस रिएक्शन का जो रेट है, SN2 का जो रेट है, यानी रेट ऑफ दिस रिएक्शन या रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जो आप लेंगे उसकी पावर में 1 रहेगा, एंड न्यूक्लियोफाइल की पावर में भी 1 रहेगा। यानी एक पावर ये, एक पावर ये, यानी इसका जो रेट है वो एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और अगर आप न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन कम करेंगे तो रेट कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रेट बढ़ जाएगा। और अगर जनरलाइज करें एल्काइल हैलाइड के लिए जगह पे हम सबस्ट्रेट लिख दें, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, ये पिक्चर है। जबकि आप याद करिए कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ज्यादा या कम होने से रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन अगर कम होगा या एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन, दोनों में किसी का भी कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर कम करेंगे तो रेट भी बेटा चेंज हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है SN2 में कि दोनों स्पेसीज के कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, पांचवा पॉइंट, पावर 1 होगा। हाँ, सबस्ट्रेट, वही सबस्ट्रेट का एल्काइल हैलाइड का मतलब है सबस्ट्रेट है 1 इस तरह से रेट जो है डिपेंड करता है SN2 का। नाउ पॉइंट नंबर 5 मैं लिखूं यहां पे। पॉइंट नंबर 5 बहुत सिंपल सा है कि नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म या आर फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट आर फॉर्म्ड, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। बेटा इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट अगर ध्यान से देखें तो कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, देयर इज 6 इंटरमीडिएट। उनमें से कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता बल्कि सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। सो नो इंटरमीडिएट आर फॉर्म in SN2 reaction, in SN2 reaction, formed in SN2 reaction. The reaction proceed through the formation of an unstable transition state, an unstable transition state. मुझे अनस्टेबल से बेटर है हाईली एनर्जेटिक लिखना चाहिए मुझे। अनस्टेबल को मिटा रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं हाईली एनर्जेटिक स्टेट, हाईली एनर्जेटिक स्टेट, हाईली एनर्जेटिक ट्रांजिशन स्टेट। यानी यहां इंटरमीडिएट नहीं बनता है बल्कि एक हाईली एनर्जेटिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है।
ये बात आप देख लिए। पॉइंट नंबर अगर 6 लिखना चाहें, पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट, वो भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी थोड़ी देर पहले। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती इन्वर्टेड होती है। अभी बताया मैंने कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, है ना। इसमें हम लोगों ने देखा है कि अटैक विल बी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल will attack from backside, है ना। that is from the side directly, that is from the side directly opposite to the living group, लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली अपोजिट साइड से यहाँ पे अटैक होता है ना। दिस मोड ऑफ अटैक कॉजेज एन इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, दिस मोड ऑफ अटैक causes inversion of configuration, at the carbon atom that is targeted, या target of nucleophile, that is target of nucleophile। इस तरह से इन्वर्जन हो जाता है। अच्छा, दिस इन्वर्जन इज आल्सो नोन एज वॉल्डेन इन्वर्जन। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं, जैसा मैंने कहा था, इसको वॉल्डेन इन्वर्जन भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज वॉल्डेन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन और अम्ब्रेला इन्वर्जन। ये मैं आपको बता चुका हूं ऊपर कि व्हाई वी कॉल इट अम्ब्रेला इन्वर्जन। मतलब सीधा सीधा अगर ऐसा लिखना चाहें कि इसको आप लिख भी सकते हैं कि भाई आपके पास कार्बन ये है, कार्बन के पास यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा है, ये लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे आप सपोज करें कि ये H है, मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ H है, यहाँ पे आपका कोई H इस तरह से लगा है, कुछ भी इस तरह से है, H है, यहाँ पे D लगा है, और यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे आपका T लगा है। अब होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, यहां से अटैक करेगा लिविंग ग्रुप। और यहाँ पे क्यों करेगा? क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और लिविंग ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो उस कार्बन पे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और अल्टीमेटली प्रोडक्ट मैं लिख रहा हूं इन्वर्जन हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट नहीं लिख रहा हूं, इन्वर्जन होगा। और इन्वर्जन होगा तो बन क्या जाएगा, ये जो कार्बन है यहाँ पे इस साइड में आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका H हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ D हो जाएगा और यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका हो जाएगा T। ये देखिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट हो गया, इन्वर्जन हो गया, IP बन गया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन गया। ये खास बात है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमेशा यहाँ पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। जबकि SN1 में क्या होता था, SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या थी, वहां पे दोनों चीजें बनती थी। वहां पे रेसमाइजेशन होता था, रेसमिक मिक्सर बनता था, यानी कि टॉप से भी अटैक हो सकता था कार्बोकेटाइन पे और बॉटम से भी अटैक हो सकता था। तो वहां पे रेसमिक मिक्सर बनता था SN1 में, अगर कोई कायरल कार्बन है तो। जबकि SN2 में ऐसा नहीं है, SN2 में 100% इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट। नाउ पॉइंट नंबर 7, factors affecting the rate of SN2, factor affecting
द रेट ऑफ SN2, कुछ पॉइंट्स इसके अंदर, कुछ सब पॉइंट होंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मैंने अभी डिस्कस भी किए हैं, जस्ट मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता चलूं। देखिए पहला पॉइंट तो आपका इसमें फर्स्ट पॉइंट ए में लिखूं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर। अभी अभी मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट में क्या होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पे अटैक करने वाला है बेटा, उस कार्बन पे क्राउडिंग कम होनी चाहिए। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि स्टेरिक इफेक्ट जो है बहुत ही कम होना चाहिए। मतलब स्टेरिक क्राउडिंग शुड बी मिनिमम। स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस, बोलो आप, स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग शुड बी लेस at the carbon having living group। पहला पॉइंट यही है स्ट्रक्चर। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे क्राउडिंग अगर कम रहेगी तो ट्रांजिशन स्टेट बनना आसान रहेगा। और इसी वजह से रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर आप देखें तो क्या होता है, SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे तेजी से रिएक्ट करता है CH3X। स्टेरिक क्राउडिंग सबसे कम है, देन 1 डिग्री एल्काइल लाइट, देन 2 डिग्री, और 3 डिग्री वाला एल्काइल लाइट तो ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव हो जाता है, बहुत ही कम रिएक्टिव हो जाता है। 3 डिग्री ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव, इसी पॉइंट की वजह से कि वहां पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी 3 डिग्री वाले जो एल्काइल लाइट हैं SN2 रिएक्शन देने में फेल कर जाते हैं, इनफैक्ट SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। और मैं आपके सामने एक डेटा भी शेयर कर रहा हूं, उसमें रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन, रिलेटिव रेट ऑफ SN2, मैं डेटा यहां पे शेयर कर रहा हूं। रिलेटिव रेट ऑफ SN2 स्ट्रक्चर के बेस पे। इधर मैं सब्स्टिट्यूएंट अगर ले लें आप, अगर कंपाउंड आपके पास, इधर कंपाउंड ले लें आप, कंपाउंड, और इधर रिलेटिव रेट, सो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपके पास CH3X है, CH3X मिथाइल हैलाइड जैसा कुछ है यहाँ पे, CH3X अगर है, राइट, तो जो रिलेटिव रेट होगा उसको 30 पॉइंट दिया गया है, 30। और अगर आपके पास CH3CH2X है, CH3CH2X, ये वाला एल्काइल लाइड है, 1 डिग्री है, चलेगा, इसका रिलेटिव रेट लेकिन घट के 1 हो जाता है उसके कंपेयर में। अगर आप CH3 ट्वाइस कर दें, यानी CH3 ट्वाइस, CH3 2 डिग्री और H और X ले लें, यानी सेकेंड डिग्री एल्काइल लाइड, तो इसका रिलेटिव रेट बहुत ही घट जाता है, 0.02 के आसपास इसका रिलेटिव रेट आ जाता है। और अगर आप बेटा CH2X ले लें, यानी CH2X, और इस वाले एक वैलेंसी कार्बन की खाली है, इस वाले पे अगर एक कार्बन अगर ले लें आप, और कार्बन को 3 वैलेंसी से कनेक्ट कर दें, यहाँ पे मिथाइल ये भी काफी ज्यादा बल्कि हो गया, देखें आप ग्रुप, काफी बल्कि ग्रुप हो गया ये भी। हालांकि जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल है उस पे 2 ही हाइड्रोजन है, लेकिन ये बड़ा सा ग्रुप लग गया, तो इसका रिलेटिव रेट और भी कम हो जाता है, 0.40 लिख दीजिए आप, फिर 1 और अगर आपने CH3X कर दिया, मतलब उसी पे 3 डिग्री कर दिया, ये X है और ये CH3 और ये CH3, यानी 3 डिग्री एल्काइल लाइड है अगर ये, तो इसका रिलेटिव रेट बेटा 0 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। मतलब SN2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्योरली 3 डिग्री था। और ऊपर वाला अगर आप देखें तो नियोपेंटाइल है, ये 1 डिग्री है, लेकिन बल्कि ग्रुप, एक वैलेंसी बहुत बल्कि ग्रुप है। ऊपर देखें आप, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री एथाइल है, ये मेथाइल है। तो स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरह से रेट करता है, जरा आप समझ गए होंगे आप इस बात को, कि जैसे जैसे बल्कि होती चली जा रही स्ट्रक्चर जैसे जैसे बल्कि होती चली जाएगी, रेट आप देखें कि उतना कम होता चला जाएगा, रेट डिक्रीज करता चला जाएगा। आपको दिखाई दे रिलेटिव रेट कितना शानदार तरीके से आप देखें कि डिक्रीज करता चला जा रहा है रिलेटिव रेट। इसको बना लीजिए आप।
ये देख लीजिए, बना लीजिए इसको इस तरीके से। तो स्ट्रक्चर जितनी कम बल्कि होगी, SN2 रिएक्शन की प्रेफरेंस है स्ट्रक्चर लास्ट का वाले में अप्रॉक्स 0 होगा। हाँ, 0, ऑलमोस्ट 0, उसको न मानेंगे, SN2 नहीं देता ऐसा कहेंगे। 3 डिग्रीज ऑलमोस्ट 0। तो ये पॉइंट नंबर 7 का ए है कि स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट जितनी ज्यादा बल्की होगी उतना ही अटैक या SN2 के चांस कम होते चले जाएंगे। अब इसी में पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, बी पॉइंट पे। 7 का ही पॉइंट बी, कंसंट्रेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कंसंट्रेशन and reactivity of nucleophile, ये भी इंपॉर्टेंट है SN2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंसंट्रेशन और रिएक्टिविटी किस तरह से प्ले करेंगे। तो बहुत सीरीज बात है कि एज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस। बट आप बताइए कि जब यहाँ पे बैक साइड से अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रांग होगा वो उतना तेजी से अटैक करेगा, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा अटैक करेगा। यानी आप लिख सकते हैं कि एज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेज, एज न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये बता चुका हूं मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है। एज न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेज, rate of SN2 reaction also increases, rate of SN2 increases। जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगी SN2 का रेट उतना ही ज्यादा हो जाएगा, जबकि SN1 में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। और इसी वजह से एनायनिक न्यूक्लियोफाइल मोस्टली गिव SN2। therefore एनायनिक न्यूक्लियोफाइल mostly gives SN2। जो एनायनिक यानी निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाते हैं, उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो SN2 की तरफ चले जाते हैं, SN2 देना चाहते हैं। एंड अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल attacks upon अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का मतलब जिस पे लिविंग ग्रुप लगा है, अल्फा कार्बन विथ फास्टर रेट देन वीक या वीकर न्यूक्लियोफाइल। ये नोट कर लिया जाए। तो जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहेगा, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आपको बताया है मैंने, याद है, सफलता की सनक हॉलैंड और इंडिया की आजादी को बर्बाद करती है फोकट में, ऐसे तो कोई फंसे अल्कोहलिक पानी में। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर या न्यूक्लियोफाइल जितना अच्छा होगा SN2 के लिए उतना ही अच्छा रेट होगा उसका। और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी आपको लिखाया हुआ है, डिटेल में आपको मैंने कराया हुआ है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल का हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब इसी पॉइंट नंबर 7 का ही सब पॉइंट 3 में लिखाता हूं, सी है द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, द इफेक्ट of solvent।
अब आप बताएं, आप मुझे रिकॉल करें कि SN1 में कौन सा सॉल्वेंट हम लोग लेते थे बेटा? SN1 का फेवरेट सॉल्वेंट क्या था? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था SN1 का। जबकि SN2 का सॉल्वेंट जो फेवरेबल सॉल्वेंट होने वाला बेटा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होने वाला है। यानी ध्यान रखिएगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक लिख लीजिए इसको आप, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट have crowded positive center, so they do not solvate the anion, so they do not solvate anions appreciably. मतलब जब आप किसी रिएजेंट को आप पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में डालते हैं, याद करिए मैंने आपको बार बार कहा था कि जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है वो केटायन और एनायन को इक्वली सॉल्वेट करते हैं, जबकि जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हैं वो केटायन को तो घेर लेते हैं, सॉल्वेट कर लेते हैं, लेकिन एनायन को उतना स्ट्रांगली सॉल्वेट नहीं कर पाते। तो एनायन रिलेटिवली फ्री रह जाता है, और एनायन अगर रिलेटिवली फ्री है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया, उसको कोई बांध के नहीं रखा है। तो सीधी बात यही है कि अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वहां पे एनायन की न्यूक्लियोफिलिसिटी इनफैक्ट बढ़ जाती है, राइट? एंड देयरफॉर द रेट ऑफ SN2, therefore the rate of SN2 increased when they are carried out in polar aprotic solvent। आपको पूरा सॉल्वेंट का भी लेक्चर पढ़ा लिया है, इसीलिए मैंने, आप देखिए कि सॉल्वेंट वगैरह पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया है। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब SN2 के लिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, SN1 के लिए पोलर प्रोटिक चाहिए। अच्छा, पोलर अप्रोटिक का एग्जांपल डाइमेथाइल कीटोन, याद करो DMK, डाइमेथाइल कीटोन, ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, CH3 डाइमेथाइल कीटोन है बेटा। एक सॉल्वेंट इस तरह से था DMSO, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, क्या था? कार्बन की जहां पे सल्फर डबल बॉन्ड हो जाए और बाकी CH3 ये है डाइमेथाइल सल्फोक्साइड। इस तरह के जो सॉल्वेंट हैं, राइट, इनको बोलते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, और पूरी लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है। तो जो ऐसे सॉल्वेंट हैं जो पोलर और अप्रोटिक हैं वो SN2 के लिए बेटर हैं, SN2 के लिए ठीक हैं, फेवर करते हैं SN2 के रेट को। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। सो ये पॉइंट नंबर 7 का 3 हो गया। नाउ 7 का ही पॉइंट नंबर D, फैक्टर्स अफेक्टिंग में पॉइंट नंबर D, द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का भी नेचर कहीं न कहीं रेट को डिसाइड करेगा। वीकर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, हम लोग जानते हैं कि पुअर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, जो पुअर बेस होते हैं वे अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। और अ गुड लिविंग ग्रुप always stabilize the transition state, जो अच्छा लिविंग ग्रुप है वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा एंड लोअर इट्स फ्री एनर्जी एंड लोअर इट्स फ्री एनर्जी of activation।
and thereby increases the rate and increases the rate of reaction. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे भी आपने पढ़ रही है, यानी जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा SN2 का रेट होगा। और अगर मैं हैलोजन की बात करूं तो फ्लोराइड अगर लिविंग ग्रुप है, इससे बेटर लिविंग ग्रुप होता है क्लोराइड, क्लोराइड से बेटर लिविंग ग्रुप होता है ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड से बेटर लिविंग ग्रुप होता है आयोडाइड। ये हमने लिविंग ग्रुप भी पढ़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप वाला भी लेक्चर आपके सामने है, आपके नोट्स होंगे, वहां से आप इस बात को देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो लिविंग ग्रुप है अगर वो बेटर है तो SN2 का स्कोप उतना ही बेटर हो जाता है। सॉल्वेंट अगर पोलर अप्रोटिक है तो रेट अच्छा हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो रेट अच्छा हो जाएगा। यानी फेवरेबल कंडीशन अगर देखें, मैं अगर वन वर्ड में फेवरेबल कंडीशन लिखना चाहूं तो देखिए 2-3 पॉइंट है SN2 के बारे में। पहला पॉइंट ये है कि लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। दूसरा पॉइंट अगर देखें आप, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तीसरी बात अगर करें आप तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। चौथी बात अगर करें हम लोग तो गुड लिविंग ग्रुप भी अच्छा होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप। ये कुछ फैक्टर्स है। पांचवी बात करें तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। ये कुछ पॉइंट्स है जो SN2 को बेटा क्लियरली फेवर करते हैं, SN2 के रेट को बढ़ाते हैं। और इस तरह से मुझे लगता है कि SN2 रेट के बारे में काफी कुछ, SN2 मैकेनिज्म के बारे में आप समझ चुके हैं, काफी डिटेलिंग मैंने आपको यहाँ पे कर दी है SN2 के बारे में, ठीक है। अब जैसे यहां तक नोट कर लिया आपने क्या? सर कर रहे हैं, कर लीजिए फटाफट। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। यस सर, बस। हो गया ना? सर आप नीचे कर दीजिए। यस सर। यस सर, हो गया। चलिए, तो ये एक तरह से एक डिटेलिंग हो गई, आपको आइडिया मिल गया। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे आपको दे दिया, मान लो कि एल्काइल हैलाइड चैप्टर ही चल रहा है, एल्काइल हैलाइड दे दिया आपको। अब एल्काइल हैलाइड दे दिया, बोल रहा है कि इसमें रिएक्शन क्या होगी। सीधे सीधे आप देखें कि मान लो इस एल्काइल हैलाइड से आपको रिएक्शन कुछ करानी है इस तरह से। मान लीजिए कि एल्काइल हैलाइड है और आप इस एल्काइल हैलाइड के साथ लेना चाह रहे हैं। एल्काइल हैलाइड लिया आपने, एल्काइल हैलाइड के साथ आपने ले लिया एक्वस KOH। बेटा अब बताइए, यहाँ पे KOH में न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट कौन सा है? एक्वस KOH। न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट कौन सा बेटा? OH माइनस, है ना। एक्वस KOH एक न्यूक्लियोफाइल है। अब RX को KOH के साथ लिया तो क्या बन जाएगा, फटाक से बताओ। ROH बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये जो X है ये लिविंग ग्रुप है, ये X क्या है? लिविंग ग्रुप है। और आप ये बताइए कि OH ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है X से, तो OH क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। और जो K है और KX आपका अलग हो जाएगा। आप देखो कि SN2 रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरह से अगर इसी एल्काइल हैलाइड के साथ अगर ले लिया है R-O
Na या RONA+। अब बताओ बेटा इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? RONA- में न्यूक्लियोफाइल कौन है? बोलो, विच पार्ट इज न्यूक्लियोफाइल RONA में? सर ओ। RO R- लिख दे, RO- ये न्यूक्लियोफाइल है, Na+ तो केटायन हो जाएगा, तो क्या बनेगा? इस X की जगह क्या आ जाएगा? OR-, यानी R फिर OR-, ये देखो सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसी तरह से अगर आपको दे दे कि R' SNA, अभी S माइनस है, Na+ हो जाएगा। अब यहाँ पे RX से अटैक कराएंगे तो क्या होगा? RS R' SN2 हो जाएगा। ये मतलब न्यूक्लियोफाइल बदल रहा हूं मैं। आप अगर यहाँ पे ले लें NaSH, अब NaSH में न्यूक्लियोफाइल क्या है? SH-, ये SH- न्यूक्लियोफाइल है, सोडियम पे तो प्लस रहेगा, तो X की जगह पे क्या आ जाएगा? RSH। देखिए आप, SN2 रिएक्शन हो गई, प्रोडक्ट ये बन जाएगा आपका। समझ रहे हैं आप इसको? आपके पास दे दे NaN3 सोडियम एजाइड, NaN3। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्लियर दिख रहा है कि N3- है, तो ये R के साथ क्या जुड़ जाएगा? RN3 आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा RN3। आपको अगर दे दे, आपको इस तरह से दे दे, ये आपको अगर दे दे कि RC ट्रिपल बॉन्ड C- और यहाँ पे Na+। अब आप देखिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये जो निगेटिव वाला पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ R- लगा दो तो क्या बन जाएगा? इस R पे R रहेगा और X की जगह पे ये पूरा लग जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड R'। इसी तरह से मान लीजिए कि आपको मैं देता हूं R' COO- Na+। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल ये R'-CO- है, तो प्रोडक्ट बनेगा R, फिर ये O जो है, ये O जुड़ेगा बेटा, ये O C-O और ये R', ये प्रोडक्ट बन जाएगा इसका। ठीक है ना? तो इस तरह से आप देखिए कि SN2 रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो इस तरह से आपको रिएक्शन देंगे, और आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत ही तरीके से मैं मेंशन करना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी एक एग्जांपल यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे, वो आप समझिए जरा स्टार करके। जैसे कि मान लो आपको दिया है एल्काइल हैलाइड RX, अब RX आपको दिया और इसके साथ आपको दे दिया NaCN या KCN। सपोज करो यू आर गिवन KCN पोटेशियम साइनाइड, और एक जगह दूसरी रिएक्शन में आपको दे दिया है बेटा, दूसरी रिएक्शन में आपको दे दिया सपोज करो AgCN, आपको दिया AgCN। ये NCERT वाली रिएक्शन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरफ KCN दे दिया, एक तरफ AgCN दे दिया। अब बताओ कि क्या बनेगा? पहले वाले केस में मैं आपको बताता हूं कि आपने KCN अगर लिया है तो पहले वाले केस में क्या होगा? RCN बन जाएगा। ये जो साइनाइड है ये X को हटाएगा और बन जाएगा यहाँ पे RCN प्लस KX बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। बताओ सेकेंड वाली रिएक्शन में क्या बनना चाहिए? सेकेंड वाली रिएक्शन में क्या बनना चाहिए? यहां भी RCN बनना चाहिए, लेकिन यहां पे पता है क्या बनता है? यहां पे बनता है RNC, यहां पे बनता है RNC, CN नहीं बल्कि NC और प्लस AgX। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कि ऐसा क्यों हो गया कि AgCN में NC जुड़ गया, जबकि KCN हमने लिया था तो CN जुड़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, KCN लो आप, चाहे आप यहाँ पे NaCN लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हो गया। क्या आपने इस तरह किसी ने NCERT में ये वाला पॉइंट पढ़ा है? एनीबॉडी ऑफ यू? यस अर्चिता, सर। प्रियंका, प्रियांशी, यस पूजा, सर। क्या ये वाला पॉइंट पढ़ा है? ऐसा क्यों हो जाता है? AgCN लेने पे RNC बन जाता है, जबकि अगर KCN लेते हैं तो RCN बन जाता है। व्हाई दिस? सर क्योंकि सर AgCN में सर आयनिक बॉन्ड है और उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। अब बहुत काफी बढ़िया सी बात आपने पिक की। जिनने नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्ट समझिए। जो KCN है बेटा, ये प्योरली आयोनिक कंपाउंड है। KCN इज आयोनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड का मतलब उसका डिसोसिएशन फास्ट होता है। मतलब अगर आपके पास
RX है, RX लिया और आप KCl लेंगे, KCl लेंगे तो KCl जब आयोनिक है, इट इज आयोनिक, तो आयोनिक कंपाउंड का डिसोसिएशन फास्ट होता है, यानी जो KCl है वो टूट के क्या तुरंत बना लेगा, K+ बना लेगा और Cn- बना लेगा, ये तुरंत ही बन जाएगा क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है। और Cn- जब फ्री हुआ तो ये Cn- किसके ऊपर अटैक करेगा, ये Cn- फटाक से इस R के ऊपर अटैक करेगा, C सेंटर अटैक करेगा और ये X निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RCN बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप KCl लेंगे या NaCl लेंगे आप, क्योंकि कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर ले रहे हैं तो तुरंत ही डिसोसिएट हो जाता है। और देखिए न्यूक्लियोफाइल फ्री हो गया, जहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो कार्बन विल अटैक ऑन R, तो RCN बनेगा। लेकिन AgCN जो है, AgCN में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर हैं, मतलब आप ये देखिए कि सेकंड पॉइंट कि आपके पास RX है बट न्यूक्लियोफाइल आपने जो लिया है AgCN लिया है, सो दिस AgCN, AgC ट्रिपल बॉन्ड N, AgCN में Ag और C के बीच यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर है बेटा, तो अब बताओ जब कोवेलेंट कैरेक्टर है तो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा जल्दी टूटेगा या आयनिक बॉन्ड ज्यादा जल्दी टूटता है, देयर इज अ कोवेलेंट कैरेक्टर, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर है Ag और C बॉन्ड के बीच, बिटवीन Ag एंड C बॉन्ड, सिल्वर और कार्बन के बीच में यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर है, देयरफॉर बॉन्ड का डिसोसिएशन डिले होगा, देयरफॉर बॉन्ड डिसोसिएशन will take some time, some more time, in fact, some more time than ionic bond. आयोनिक बॉन्ड को टूटने से ज्यादा टाइम लेगा। अब बताओ, अभी Ag और Cn टूटने में टाइम ले रहा है और यहाँ RX पड़ा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, AgCN में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर पड़ा है, तो जो नाइट्रोजन टर्मिनल है, ध्यान से देखिए, उसके पास लोन पेयर है, वो भी न्यूक्लियोफिलिक है, तो इस बार ये बॉन्ड टूट नहीं रहा है, जल्दी टूट नहीं रहा, तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन, ये सीधा सीधा अटैक करने लगता है किसके ऊपर, R के ऊपर। और ये जब नाइट्रोजन अटैक कर रहा है R के ऊपर, तो जो X- है ये अलग होगा, और जब तक X- अलग होगा नाइट्रोजन यहाँ अटैक कर चुका होगा, तो जब ये बॉन्ड टूट भी गया होगा, इधर टूट भी गया होगा, लेकिन अब कार्बन को अटैक करने का तो मौका मिला नहीं, उसके पहले किसने अटैक कर दिया है इस R पे, नाइट्रोजन। तो जब R पे नाइट्रोजन अटैक कर दिया है तो RCN न बन के क्या बन जाएगा, RNC। समझ गए मेरी बात की नहीं? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब कॉन्सेप्ट इन योर NCERT, यानी कि अगर SN2 रिएक्शन करा रहे हैं आप, AgCN लेने पे प्रोडक्ट RCN बनता है, लेकिन सॉरी KCl लेने पे, लेकिन AgCN लेने पे RNC क्यों बनता है? उसका रीजन ये है कि ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल थे KCN NaCN वो आयोनिक थे, जल्दी टूट जाते थे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मिल जाता था, लेकिन जो कोवेलेंट कैरेक्टर के जो रिजेंट्स हैं वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने में टाइम लेते हैं, और इस वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर नाइट्रोजन है वही अटैक कर जाता है, और जब बॉन्ड टूटता है तब तक देर हो चुकी होती है। मतलब AgCN बॉन्ड जब तक ये टूटता है तब तक देर हो चुकी होती है, और नाइट्रोजन पहले ही अटैक कर बैठता है वहां पे। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। यस सर। अच्छा, इसी तरह का एक और चीज है, मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूं, जैसे कि RNO2 हो जाए और इनफैक्ट NO2 हो जाए, RX को AgCN के साथ, अब जैसा कहा जा रहा है, एक और एग्जांपल है, यू आर हैविंग RX एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम इसको इनफैक्ट किसके साथ ले लें, हम AgNO2 के साथ और KNO2 के साथ, सपोज करो एक बार हम लेते हैं KNO2 के साथ और दूसरी बार हम लेते हैं AgNO2 के साथ, प्रोडक्ट बनाइए, यहाँ पे प्रोडक्ट A बनता है, यहाँ पे प्रोडक्ट B बनता है, राइट डाउन द प्रोडक्ट A एंड B, एवरीबॉडी, सब लोग गलती करके दिखाओ मुझे, गारंटी दे रहा हूं कि आप गलत करोगे। सर NO2X NO2 X नहीं, X तो निकल ही जाएगा बेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
इनफैक्ट जो KNO2 है उसकी स्ट्रक्चर KN से थोड़ी जुड़ा होता है। KNO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है? KNO2 की स्ट्रक्चर ये होती K प्लस O N डबल बॉन्ड O माइनस, ये स्ट्रक्चर होती है बेटा KNO2 की। जबकि दिख रहा है KN से जुड़ता है, ऐसा नहीं। आयनिक बॉन्ड यहां पे इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड है, K और O के बीच, दिस KNO2। तो बेटा ये बताओ कि यहाँ पे जब टूटेगा, ये टूटेगा यहाँ पे, तो क्या बनाएगा जरा बताओ? K प्लस देगा और माइनस क्या देगा? O माइनस, और N डबल बॉन्ड O देगा। तो न्यूक्लियोफाइल सेंटर कौन है? O है कि नहीं है? इसका मतलब कि ये O जो है अटैक कर देगा किसके ऊपर? R के ऊपर। तो क्या बनेगा यहाँ पे? बनेगा R O N डबल बॉन्ड O। एम आई राइट? बोलिए। Yes, sir. अच्छा, लेकिन अब AgNO2 अगर होता, तो AgNO2 होता तो क्या होता? अगर ये AgNO2 होता तो AgO N डबल बॉन्ड O। अब ये Ag और N, ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट है, मतलब यहां तो आयोनिक बॉन्ड था, आयोनिक बॉन्ड था। कौन वाला बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड। लेकिन यहां पे Ag और O के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, तो टूटेगा नहीं जल्दी। अभी जल्दी नहीं टूटेगा। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? लोन पेयर। सो ये नाइट्रोजन वाला लोन पेयर अटैक करने लगेगा उसके ऊपर, ध्यान दीजिएगा। यानी ये बॉन्ड टूट नहीं रहा है, ये बॉन्ड टूट नहीं रहा है, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, तो नाइट्रोजन ये जो है सीधा अटैक करेगा कहां? इस R के ऊपर। तो R से क्या जुड़ेगा? N। जब ये अटैक करेगा तब ये बॉन्ड टूट चुका होगा, यानी RNO2 हो जाएगा। यहां जो प्रोडक्ट होगा RNO2 होगा, ध्यान रखना, RNO2। जबकि वहां जो प्रोडक्ट होगा RONO होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AgCN वाली, KCN वाली, AgNO2 वाली और KNO2 वाली। प्लीज इसको कॉपी कर ले सभी लोग। ठीक है, सो ये SN2 हो गया आपका। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर टाइप का हम आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन और देते हैं आपको SN2 से रिलेटेड ही। बेटा मैं टाइप्स ऑफ कार्बन और नेचर ऑफ SN2 इधर लिखता हूं, एक आइडिया मिलेगा। टाइप्स ऑफ कार्बन है ना, इधर नेचर ऑफ SN2, नेचर ऑफ SN2। अगर आपके पास इसमें जरा देख लें आप कि अगर आपके पास मेथाइल यानी CH3X हो, ये मेथाइल यानी कि CH3X हो, बताओ बेटा SN2 के लिए कैसा होगा ये सबस्ट्रेट? ये सबस्ट्रेट कैसा होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया सबस्ट्रेट है SN2 के लिए, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद अगर RCH2X लेते हैं, RCH2X, ये भी एक तरह से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी है ना। RCH2X ये वेरी गुड होगा या गुड होगा? गुड होगा, क्योंकि थोड़ा सा हिंड्रेंस बढ़ गया। अब मान ले आप सेकेंडरी ले लें, R2CHX, ये सेकेंडरी हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। ऊपर वाला 1 डिग्री था, इसको मैं मिटा के 1 ही डिग्री लिख दूं प्राइमरी को। ऊपर वाला आपका 1 डिग्री था,
ये 1 डिग्री था तो गुड था, 2 डिग्री हो गया R2CH, थोड़ा बल्कि हिंड्रेंस बढ़ गया, इट एनी हाउ इट कैन मैनेज, इट कैन मैनेज एनी हाउ, मैनेज एनी हाउ, किसी तरीके से ये SN2 दे देता है किसी तरीके से। लेकिन अगर R3CX हो जाए, 3 डिग्री हो जाए, तो क्या बोलते हैं इसके लिए बेटा, बोलिए, फेल्स, ये नहीं दे पाता है, फेल कर जाएगा SN2 देने में। अगर आपके पास एलाइलिक हो, एलाइलिक यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, अब बताओ ये एलाइलिक है, ये देगा कि नहीं देगा, जरा बताओ। एलाइलिक बिल्कुल देगा, क्योंकि CH2X 1 डिग्री है Yes, और sir. रेजोनेंस भी है, -I भी लगाएगा, तो मुझे लगता है कि ठीक है, ये गुड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एलाइलिक है, काफी अच्छा है ये। इसी तरह से बेंजाइलिक अगर देखेंगे आप, बेंजाइलिक भी किसी तरह से दे देता है, यानी बेंजीन के ऊपर CH2X, बेंजीन के ऊपर CH2 और ये X है, अगर तो ये कार्बन भी ठीक है, 1 डिग्री है, ये दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड है, ये भी दे देगा, बेंजाइलिक भी दे देगा, एलाइलिक भी दे देगा SN2। और अगर अल्फा कार्बोनिल मिला बेटा, अल्फा कार्बोनिल मतलब R पे C डबल बॉन्ड O है और इसके बगल में CH2X है, अगर ये मिल गया SN2 के लिए, तो एक्सीलेंट, दिस इज एक्सीलेंट, सबसे बेहतर, सुपर सबस्ट्रेट फॉर SN2, दिस इज सुपर सबस्ट्रेट फॉर SN2। अल्फा कार्बोनिल अगर मिल जाएगा तो सुपर सबस्ट्रेट होगा SN2 के लिए, बताता हूं क्यों, बट पहले इस टेबल को आप लिख लीजिए। लिखा आपने। अब अल्फा कार्बोनिल क्यों बेटर होता है, जरा देखें आप, वाई अल्फा कार्बोनिल इज बेटर। तो देखिए अल्फा कार्बोनिल पे क्या होता है कि R मान लीजिए यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O है कार्बोनिल, अल्फा पे यानी ये CH2X, ये CH2X, ये बेटा CH2 वाले कार्बन को अल्फा बोलेंगे, अल्फा पे CO यानी कार्बोनिल है, और X क्या है, लिविंग ग्रुप। अब होता क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज, वो क्या करेगा बैक साइड से बेटा, उसको इस पे भी अटैक करने का स्कोप रहेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इसके पास भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इस हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इस कार्बोनिल वाले कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पार्शियल नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है। यानी इस बैक साइड वाले न्यूक्लियोफाइल को स्टेबिलिटी लेने के लिए दो तरफ से ऑफर है, यानी वो दोनों जगह से स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह से बनेगी इसकी कि R C डबल बॉन्ड O और बेटा ये CH2X है, CH2X, इधर आप देखें ये CH2X इस तरह से है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल बेटा इधर से भी जुड़ जाता है थोड़ा सा पार्शियली, और इधर से भी जुड़ जाता है, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी यहां से टूटना चालू कर देता है इस तरह से यहाँ पे। तो इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो काफी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होती है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल वहां से भी जुड़ गया, यहां से भी जुड़ गया, यानी कि स्टेबलाइज्ड फॉर्म हो गया। ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी, काफी अच्छी ट्रांजिशन स्टेट है ये। और अल्टीमेटली जब ये निकल जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड हो तो बाहर जाएगा नहीं, जब ये कंप्लीटली बाहर चला जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, और ये CH2 के ऊपर इधर क्या आ गया, CH2 के ऊपर इधर NU आ गया, ये इस तरह से यहाँ पे आ गया।
और X माइनस जो है क्या कर गया, लीव करके बाहर चला गया। तो जो अल्फा पोजीशन पे अगर कार्बोनिल लगा है तो ध्यान रखिए ये बहुत ही शानदार हो जाता है, सबसे अच्छा सबस्ट्रेट माना जाता है SN2 रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्लैरिटी आ गई आपको? Yes, sir. अब मैं देखिए यार, मैं कोई भी चीज बताता हूं तो मैं डिटेलिंग ही करता हूं। अब मैं मान के चलता हूं कि आप समझ रहे हैं, अदरवाइज मैं चाहूं तो SN1 SN2 को आधे घंटे में दोनों को एक साथ पढ़ा के स्किप कर जाऊं। लेकिन पर्पज ये है कि मैं किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, कोई भी चीज अगर आपको पढ़ाई जाए तो वहां से क्वेश्चन आपसे बनने लगे, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, कोई भी टेस्ट हो, किसी भी तरह का टेस्ट हो, पर्पज अपना वही है, अपन डिटेल में जाए जरा सा। अच्छा, अब एक एक बात और थोड़ा सा ग्राफ बता के, मतलब ऐसा है कि कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी हैं या कुछ सबस्टेट ऐसे हैं जो SN1 भी देते हैं, SN2 भी देते हैं। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया ना कि बेंजाइल और एलाइल SN1 भी देंगे क्योंकि अच्छे कार्बोकेटाइन भी है, अगर 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 आप देखें, और अच्छे वो SN2 भी देंगे। मतलब जैसे ये है आपके पास, कोई पूछे कि यार ये बताओ कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2X, ये क्या अच्छा देगा, SN1 भी देगा और SN2 भी देगा, क्या देगा, क्या देगा, SN1 देगा, दोनों देगा। ये बेटा दोनों क्यों देगा, SN1 क्यों देगा, वाई SN1 क्यों देगा, अगर एक कार्बोकेटाइन बन जाए, कार्बोकेटाइन बन जाए CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, क्या है कार्बोकेटाइन अच्छा है कि नहीं है, बताओ जरा। एलाइलिक रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो गुड स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए SN1 भी देगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन, दैट्स व्हाई SN1 देगा। अच्छा, दूसरा अगर स्कोप देखें तो दूसरा आपको दिखाई दे रहा कि ये अगर देखें आप 1 डिग्री कार्बन है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और दूसरा फिर ये जो पूरा ग्रुप है ये -I लगाएगा जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या चाहिए, इस कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो और स्टेरिक क्राउडिंग कम हो, सो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसलिए SN2 भी देगा। तो जैसे ये आपका एलाइलिक है, SN1 भी अच्छा देता है और SN2 भी अच्छा देता है, दोनों अच्छा देता है। इसी तरह से बेंजाइलिक की बात करें आप, तो बेंजाइलिक वाला भी SN1 भी देगा, SN2 भी देगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन भी अच्छा बनेगा। अब जैसे बेंजाइलिक है CH2X, अब ये कार्बोकेटाइन अगर बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया तो क्या कार्बोकेटाइन बनाएगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, CH2 प्लस स्टेबल कार्बोकेटाइन है, और स्टेबल कार्बोकेटाइन है तो SN1 देगा ये। ओके, दूसरी बात कि अगर आप देखें तो एक ही 1 डिग्री है ये, मतलब 1 डिग्री सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट 1 डिग्री है, और इस रिंग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप -I लगाए तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, सो मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है, दैट्स व्हाई SN2 भी देगा। तो कुछ ऐसे होते हैं जो SN1 भी देते हैं अच्छा, SN2 भी देते हैं अच्छा, है ना। इसको ऐसा नहीं करना कि जो SN1 अच्छा देगा वो हमेशा SN2 नहीं देगा, या जो SN2 देगा वो SN1 नहीं देगा, ऐसा कोई खतरनाक सा जनरलाइजेशन कभी डेवलप मत करना। कुछ सबस्टेट ऐसे हैं जो SN1 भी अच्छा दे देते हैं और SN2 भी अच्छा दे देते हैं। नोट कर लिया यहां तक। और वैसे SN1 का क्या ऑर्डर था बेटा, SN1 का ऑर्डर क्या था, जनरली डिग्री वाइज क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और SN2 का क्या ऑर्डर है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 3 डिग्री है तो SN1 जाएगा, 1 डिग्री है तो SN2 जाएगा, और अगर 2 डिग्री वाला है तो 2 डिग्री तो दोनों दे सकता है ना बेटा, SN1 भी दे सकता Yes, है sir. और SN2 भी दे सकता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। एक थोड़ा सा ग्राफ यहाँ पे मैं और शेयर करता हूँ और क्लास को खत्म करूंगा, टाइम शायद हो गया है। इस तरह से ग्राफ एक और देख लें आप कि फास्टर रिएक्शन, इधर अपन ले लेते हैं कुछ, सपोज करें कि ये आपका है मिथाइल, ये आपका है एथाइल, ठीक है, ये आपका आइसोप्रोपाइल,
आइसोप्रोपाइल यानी 2 डिग्री, आइसोप्रोपाइल यानी 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और इधर आपका है टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल कुछ इस तरह से। अब इसमें अगर SN1 की बात करेंगे, SN1 का रेट और SN2 का रेट देखेंगे, तो बेटा SN1 के लिए बेटर, अच्छा ये 3 डिग्री है, SN1 के लिए बेटर क्या होगा, 3 डिग्री, यानी जैसे जैसे आप इधर की तरफ आएंगे ये इस तरह से जाएगा। SN1 के लिए ग्राफ बेटा, अगर SN1 के लिए ग्राफ देखेंगे आप, SN1 के लिए ग्राफ ये इस तरह से जाएगा, SN1 के लिए ग्राफ है ये, यानी सबसे बेटर SN1 कहां दे रहा है, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल, जैसे जैसे इधर आ रहे हैं स्टेरिक इंडेक्स कम हो रहा, रेट उसका कम हो रहा। अच्छा SN2 बेटर किसके लिए होगा, SN2 मिथाइल के लिए बेटर होगा। SN2 का अगर रेट देखेंगे आप, तो SN2 का रेट कुछ इस तरह से होगा, इट इज लाइक SN2, ये SN2 का रेट है, इसको मिटा देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। SN2 का जो रेट होगा वो कुछ, दिस इज फॉर SN2, बना लें आप इसको, इसका मतलब है कि अगर एल्काइल हैलाइड जनरली 3 डिग्री है बेटा, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो क्या प्रेफर करेगा बताएंगे आप मुझे, 3 डिग्री है तो SN1, और 2 डिग्री है तो SN2, और अगर सॉरी 1 डिग्री है तो SN2, और 2 डिग्री है अगर, तो 2 डिग्री बेटा SN1 भी दे सकता है, SN2। देखें आइसोप्रोपाइल वाला देखें आप, आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री वाले को जरा ध्यान देखें, लेकिन ज्यादा फेवर इसको देखिए, ज्यादा फेवर किसको कर रहा है, 2 डिग्री ज्यादा फेवर किसको कर रहा है, SN1 या SN2 को, स्लाइटली स्लाइटली SN1 को फेवर कर रहा है। अच्छा अगर कई बार ऐसा भी हो जाएगा, मान लो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और सॉल्वेंट उसने दे दिया पोलर अप्रोटिक, तो पोलर अप्रोटिक दे दिया तो किसकी तरफ रिएक्शन चली जाएगी, SN2 की तरफ, और अगर 2 डिग्री है और SN2 सॉल्वेंट दे दिया पोलर प्रोटिक, तो कहां चली जाएगी, SN1 की तरफ। यानी और सारी भी कंडीशन होंगी, उन कंडीशन पर डिपेंड करेगा, बोले बेटा, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यस यस। तो इस तरह से कोई भी एक जनरलाइजेशन नहीं करना है, और SN1 SN2 की सारी कंडीशन को रीड करके ही जवाब देना है कि ये वाला एल्काइल हैलाइड कौन सी मैकेनिज्म से जाएगा, SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा। और दोनों को ही कंपैरेटिवली आप अगर दोनों के ग्राफ को देखेंगे, दोनों लेक्चर्स को आप देखेंगे कंपैरेटिवली, तो मुझे लगता है कि एक शानदार सा कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा। और आई होप कि मैं SN2 समझाने में आपको सफल रहा। और चलिए अगली क्लास में कुछ और इससे रिलेटेड मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है SNI, और SNI के साथ साथ कुछ चीजें और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर आगे हम लोग मैकेनिज्म में बढ़ जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।